बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एक एटम कब स्टेबल होता है और वो कैसे स्टेबल होता है। बेसिकली आज हमने इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। लेकिन एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, कि एटम्स आखिर रिएक्ट क्यों करते हैं, क्यों एक एटम दूसरे एटम के साथ जाकर बॉन्ड बनाता है, इसकी बेसिक रीजन क्या है। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। एटम्स रिएक्ट टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक एटम है और वो एटम अनस्टेबल है, वो किसी भी दूसरे अनस्टेबल के साथ रिएक्ट करेगा और आपस में बॉन्ड बनाएगा और वो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, तो आपने उसको रीजन देनी है कि एटम्स रिएक्ट करते हैं टू गेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होने के लिए रिएक्ट करते हैं। अब एटम स्टेबल कैसे होते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। एटम्स रिएक्ट करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब एटम्स की स्टेबिलिटी कैसे होती है, अगर हम डेली लाइफ की तरफ जाएं और एक इंसान की स्टेबिलिटी की बात करें, इंसान उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके पास न घर हो, उसके लिए खाने के लिए हो, तालीम के लिए हो, मतलब ये सारी आसाइशें इंसान के पास हों, तो हम कह सकते हैं कि एटम जो है हमारे पास वो इंसान जो है हमारे पास वो स्टेबल है। इसी तरह एटम को भी ना स्टेबल होने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं, वो हमें बताता है ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। ये दो रूल्स हमें बताते हैं कि एटम्स कब स्टेबल होते हैं और कब अनस्टेबल होते हैं। तो देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है और डुप्लेट रूल क्या होता है। अगर मैं ऑक्टेट रूल की बात करूं, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वो कहता है कि टेंडेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी ऑफ एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, having 8 electron in valence shell, in valence shell। तो ऑक्टेट रूल हमें यह बताता है कि अगर एक एटम ने स्टेबल होना है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ना 8 से ज्यादा हो ना कम हो। जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और वो एटम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ एटम हैं, कुछ चंद एटम ऐसे भी हैं जो कि ऑक्टेट के बजाय डुप्लेट को फॉलो करते हैं। अब डुप्लेट में क्या होता है, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन डुप्लेट में 8 नहीं, डुप्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है कि अगर एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो स्टेबल है। लेकिन जो डुप्लेट रूल है ये हमें बताता है कि एटम्स के वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर भी एटम स्टेबल है। अब हम देखते हैं नोबल गैसेस की तरफ। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 8 है वो नोबल गैसेस का है। उसमें कौन कौन सी आ जाती है, उसमें आ जाती है हीलियम आ जाती है, नियॉन आ जाती है, आर्गोन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। ये हमारे पास नोबल गैसेस है। अब इनका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो हीलियम, ये इसका आ गया न्यूक्लियस और ये आ गया इसका फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये एटम का स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी मैं सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगा। कि ये मैंने इसका न्यूक्लियस बना दिया जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, ये फर्स्ट शेल जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं किसका, नियॉन का। नियॉन में आ गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें। अब हीलियम में कितने वैलेंस शेल, लास्ट शेल, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। नियॉन में कितने आ गए, 8। तो देखें
हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हीलियम स्टेबल है। जो नियॉन है इसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि हीलियम और नियॉन ये दोनों स्टेबल है। अब एटम्स रिएक्ट क्यों करता है? एटम रिएक्ट करता है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ये तो पहले से ही स्टेबल है। इसका मतलब इन्होंने कभी भी रिएक्ट नहीं करना किसी भी एटम से, इसी वजह से इन्हें नोबल गैसेस का नाम दिया गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ग्रुप 8 है उसमें जो आपके पास जो एटम्स हैं उन्हें नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, उसकी रीजन दीजिएगा कि जो उसमें हीलियम है वो डुप्लेट को फॉलो करता है, और बाकी नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, और ये सारे के सारे स्टेबल हैं, इस वजह से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। लोग देखते हैं कि हमारे पास एक एटम है, कोई भी एटम ले लेते हैं जो कि अनस्टेबल है, जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैसे ऑक्टेट को फॉलो करेगा, वो कैसे अपने वैलेंस शेल में 8 लाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम की। अगर मेरे सोडियम का एक स्ट्रक्चर बना दूं तो ये देखिए, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड में 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितने आ गए? 1 आ गए। अब ये देखें वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनस्टेबल है, अब इसने होना है स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए जो लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसको यहां से लूज कर देगा। लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसको यहां से क्या कर देगा? लूज कर देगा। अब ये चला गया। अब फॉर एग्जाम्पल जब इसने लूज किया तो ये इलेक्ट्रॉन गया, तो उसके साथ ये शेल भी चला गया। तो ये जो थर्ड शेल है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है तो वो शेल बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए वैलेंस शेल कौन सा बन गया? अब सेकंड वाला जो शेल है वो वैलेंस शेल बन गया। जो सेकंड वाला शेल है वो कौन सा शेल बन गया? वैलेंस। उसमें गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्टेट को फॉलो कर, तो ऑक्टेट को फॉलो करने का एक तरीका ये कि एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, पहला तरीका। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। तो 3 4 5 6 7 8, और ये आगे लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए क्लोरीन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पीरियोडिक टेबल से मैंने इसका एटॉमिक नंबर मुझे पता था, और ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके लास्ट शेल में देखते हैं कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। 7 आ रहे हैं, इसे कितने और चाहिए? अगर इसमें स्टेप बनाना है तो इसे सिर्फ एक और चाहिए। तो ये किसी भी दूसरे मेटल, किसी भी दूसरे एटम से ये उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जब यहाँ पर शो हो जाएगा तो ये इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब जब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया तो जो क्लोरीन है ये भी हमारे पास क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो पहला मेथड हमने सोडियम के केस में देखा कि स्टेबल होने के लिए लूज करता है, दूसरा हमने क्लोरीन के केस में देखा कि वो गेन कर सकता है। एक और मेथड भी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने का। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूं और एक हाइड्रोजन इधर ड्रॉ कर देता हूं, आपको अच्छे तरीके से बताया कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को इधर रखता हूं, इलेक्ट्रॉन को इधर रखता हूं। अब ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। अब ये लूज नहीं कर सकता और ना ये लूज कर सकता। अगर लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम ही खत्म हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे? अब ये एक दूसरे के करीब आएंगे और ये ओवरलैप करके दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इधर रख लेंगे। अब इस हाइड्रोजन में कितने आ रहे हैं? 1 2, ये डुप्लेट को फॉलो करते हुए स्टेबल। इस हाइड्रोजन में 1 2, ये भी डुप्लेट को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो शेयरिंग जो मैंने की या जो मैंने लूज किया, गेन की, ये हम बाद में आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड वो सारी सीखेंगे। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये था, हमने ये देखना था कि एटम्स जो है वो किस तरह से अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो इसका आंसर ये है, एटम्स कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग
इलेक्ट्रॉन, जो एक एटम होता है वो 3 तरीकों से स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या गेन कर दे, या फिर शेयर कर दे। तो यहां तक हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्लियर हुआ।